डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 चुंबकीय फ्लक्स एवं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस पारिभाषिक उसमें चुंबकीय फ्लक्स को उठाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? जब किसी पृष्ठ सदिश या सतह सदिश को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी पृष्ठ सदिश या सतह सदिश को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय बल रेखाएं उस पृष्ठ सदिश को से होकर गुजरती हैं, जिसके कारण एक नई भौतिक राशि का जन्म होता है, जो कि उस सतह से चुंबकीय क्षेत्र में रखे उस पृष्ठ सदिश से बद्ध या संबद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की विवेचना करती है। चुंबकीय फ्लक्स एक ऐसी भौतिक राशि है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी सदिश पृष्ठ सदिश से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की विवेचना को दर्शाती है। चुंबकीय फ्लक्स एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ सदिश से संबद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को व्यक्त करती है। इस तरह से चुंबकीय बल चुंबकीय फ्लक्स क्या है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे पृष्ठ सदिश या क्षेत्र पृष्ठ सदिश की दिशा के क्षेत्र की दिशा एवं पृष्ठ सदिश की दिशा एक समान हो, ऐसी स्थिति में रखे किसी पृष्ठ सदिश से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ सदिश से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि गणित में, मैथ्स में, जहां पृष्ठ या सतह एक क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, वहीं भौतिक में, फिजिक्स में ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा उस पर खींचे गए नॉर्मल अर्थात अभिलंब की दिशा में होती है। तो जब किसी पृष्ठ सदिश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो उससे होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। या चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखे किसी पृष्ठ सदिश चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखे किसी पृष्ठ सदिश से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, पृष्ठ सदिश और पृष्ठ सदिश की दिशा, किसी पृष्ठ सदिश से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, जबकि पृष्ठ सदिश की दिशा एवं चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा समांतर हो, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे पृष्ठ सदिश, क्षेत्र लंबवत होगा। जब पृष्ठ सदिश का क्षेत्र लंबवत होगा चुंबकीय क्षेत्र के, तो पृष्ठ सदिश की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगी। जब कोई पृष्ठ सदिश किसी क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा तो पृष्ठ सदिश की दिशा सदैव चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगी। तो इस तरह से किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे पृष्ठ सदिश से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ सदिश से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई बी से व्यक्त करते हैं और इसका मान चुंबकीय क्षेत्र एवं संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठ सदिश के संपूर्ण क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। यदि पृष्ठ सदिश चुंबकीय क्षेत्र के या क्षेत्र के लंबवत ना रखा हो, बल्कि क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया हो, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ सदिश
पृष्ठ सदिश को क्षेत्र के लंबवत न रखते हुए क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है, तो उससे गुजरने वाली उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को जब किसी पृष्ठ सदिश को चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है, तो उस पृष्ठ सदिश से चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की या लंबवत घटक, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक, उससे गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक को या लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं को क्या कहते हैं? उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जब कोई पृष्ठ सदिश किसी चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है, जैसे यहां पर दिया है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा हो गई, ये पृष्ठ ए है, पृष्ठ ए से चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ ए की दिशा, इस पर डाला गया अभिलंब, तो इसको हम ये किसका बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र बी को दो घटकों में वियोजित कर दें, तो चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक बी कॉस थीटा, चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं कौन सी होगी? बी कॉस थीटा से व्यक्त होंगी। पृष्ठ सदिश से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं कौन सी होंगी? बी कॉस थीटा से व्यक्त होंगी। तो और बी कॉस थीटा इंटू ए, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में के लंबवत घटक एवं किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक एवं संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होती है। अब यदि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र था, ये भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया पृष्ठ सदिश था, लेकिन ये दोनों पृष्ठ सदिश नियमित थे। लेकिन यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र या असमान चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ सदिश अनियमित पृष्ठ सदिश रखा जाए, तो ऐसी स्थिति में हम संपूर्ण पृष्ठ को समान छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं और किसी एक छोटे स्मॉलर क्षेत्र डीएस से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स की गणना करते हैं। मान लो ये डीएस है और बी से कितना कोण बना रहा है? ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, तो इससे होकर गुजरने वाला इसका लंबवत घटक कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा, और इससे संबद्ध इस सूक्ष्म क्षेत्र डीएस से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स डी फाई एस इक्वल टू डीएस, इसका क्षेत्रफल गुणित लंबवत घटक बी कॉस थीटा होगा, जिसे हम क्या नोट कर सकते हैं? सदिश फॉर्म में सदिशों का अदिश गुणनफल बी बार डॉट डीएस बार। इस संपूर्ण क्षेत्र, क्योंकि ये संपूर्ण क्षेत्र सूक्ष्म डीएस क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ, डीएस क्षेत्रफल से मिलकर बना हुआ, अतः इस संपूर्ण अनियमित क्षेत्र का से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएस बार होगा। चुंबकीय फ्लक्स दो तरह का हो सकता है, एक धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स और ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स। चूंकि हम जानते हैं कि पृष्ठ सदिश पर दो तरह से लंब खींचे जा सकते हैं, एक क्षेत्र की दिशा में, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, एक चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अर्थात क्षेत्र की जो दिशा है, किसी भी पृष्ठ सदिश पर दो अभिलंब खींचे जा सकते हैं, दो दिशाओं से अभिलंब खींचे जा सकते हैं, एक क्षेत्र की दिशा में और दूसरा क्षेत्र के विपरीत दिशा में। यदि चुंबकीय बल रेखाएं क्षेत्र की दिशा में खींचे गए पृष्ठ सदिश के क्षेत्र की दिशा में खींचे गए अभिलंब के अनुदिश, क्षेत्र की दिशा में खींचे गए अभिलंब के अनुदिश क्षेत्र को पार करती हूं या गुजर कर जाती हूं, तो ऐसा संबद्ध फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। लेकिन यदि चुंबकीय बल रेखाएं क्षेत्र के अनुदिश ना होकर उसके ठीक विपरीत दिशा में हो, अर्थात थीटा इक्वल टू 180 हो, तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स को ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी सतह से होकर जाने वाली
चुंबकीय बल रेखाओं का से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य हो जाता है, क्योंकि जितनी चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती हैं ठीक उतनी ही चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। चूंकि बाहर प्रवेश करने वाला चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक और बाहर निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होता है। तो चूंकि जितना धनात्मक फ्लक्स होगा, जितनी चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं ठीक उतनी चुंबकीय बल रेखाएं उससे बाहर निकलती। तो इस तरह चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक जुड़ के शून्य हो जाएगा। तो ये हो गई। अब आ जाते हैं चुंबकीय फ्लक्स की इकाई। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई इस तरह से, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, और 1 वेबर बराबर 1 टेस्ला गुणित 1 वर्ग मीटर होता है। जहां 1 वेबर बराबर 1 टेस्ला गुणित 1 वर्ग मीटर, वेबर को W से व्यक्त करते हैं और टेस्ला को T से। तो 1 वेबर इज इक्वल टू टेस्ला स्क्वायर मीटर। जबकि CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स की इकाई मैक्सवेल होती है, और 1 मैक्सवेल बराबर होता है 1 गास गुणित 1 वर्ग सेंटीमीटर। वेबर, मैक्सवेल, गॉस, ये सभी कुछ टेस्ला, ये जो है ये वैज्ञानिकों के नाम पे रखी गई इकाइयों के नाम है। तो 1 मैक्सवेल बराबर 1 गास गुणित 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो मैक्सवेल को mx से व्यक्त करते हैं, तो 1 मैक्सवेल इक्वल टू गॉस स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, तो चूंकि एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, जबकि 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10⁴ स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई SI में वेबर होती है, और 1 वेबर बराबर टेस्ला स्क्वायर मीटर, जबकि CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स की इकाई मैक्सवेल होती है, जो 1 गॉस स्क्वायर सेंटीमीटर होती है। और 1 गॉस स्क्वायर सेंटीमीटर होने के कारण जब हम इसको बदलते हैं तो 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल पाया जाता है। 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। अब इसके बाद आता है विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या है, विमीय सूत्र फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। फाई इज इक्वल टू, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से व्यक्त करते हैं या फाई बी से, तो फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और चुंबकीय धारा के चुंबकीय प्रभाव में हमने बी इक्वल टू पढ़ रखा है एफ अपान क्यू बी साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी इज इक्वल टू एफ क्यू बी साइन थीटा। और क्यू की कोई ऐसा इकाई नहीं है, तो क्यू को हम धारा में परिवर्तित कर सकते हैं, और क्यू को हम लिख सकते हैं धारा गुणित समय I इंटू टी। तो इस तरह से हमें मिला एफ क्यू बी साइन थीटा, ए एफ इंटू ए आई इंटू टी इंटू बी साइन थीटा। थीटा की कोई इकाई नहीं होती। तो हम एफ की विमीय सूत्र जानते हैं MLT माइनस 2, ए का विमीय सूत्र L स्क्वायर, आई का विमीय सूत्र A एम्पियर और टी का T, और बी का वेग का LT माइनस 1। और इसको जब हम कंप्लीट करते हैं तो L से ये L कैंसिल हो गया और T से T इनवर्स कैंसिल हो गया। तो अब बच गया ML स्क्वायर T⁻² माइनस 2 A इनवर्स। तो इस तरह से चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र ML स्क्वायर T² E⁻⁻1 होता है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स था। अब चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स हमने देखा कि जब चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय बल क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाया जाए, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, नजदीक नजदीक आ जाती हैं। जितना तीव्र चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें चुंबकीय बल रेखाएं उतनी समीपस्थ होंगी। तो जब हम चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते हैं तो बल रेखाएं क्या है, समीप समीप आ जाती हैं, अर्थात क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जब संख्या बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। इसी तरह से जब हम क्षेत्र की तीव्रता को कम करते हैं, जैसे ही हम क्षेत्र की तीव्रता को कम करते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होंगी, विरल हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी आएगी और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा। अर्थात पहला प्रभावी कारक है कि जिस चुंबकीय क्षेत्र में
पृष्ठ सदिश को रखा गया है उसके तीव्रता को कम या अधिक करना है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा, पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स पृष्ठ माने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुणित पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। जितना अधिक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जितना अधिक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, उतना ही अधिक चुंबकीय बल रेखाएं उससे होकर जाएंगी, जिसके कारण उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होगा। तो इस तरह से चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक हो जाता है क्या? पृष्ठ सदिश की क्षेत्रफल। और तीसरा, पृष्ठ सदिश एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब पृष्ठ की दिशा चुंबकीय मतलब पृष्ठ सदिश की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर होते हैं, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है, तो ऐसी स्थिति में cos 0 इज इक्वल टू 1 और चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम B डॉट ए होता है। जब किसी पृष्ठ सदिश को चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, और जब क्षेत्र के पृष्ठ सदिश को क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में पृष्ठ सदिश की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समांतर होंगे, जिनके कारण थीटा की वैल्यू 0 होगा और पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम B डॉट ए के B इंटू ए के बराबर होगा। और न्यूनतम कब होगा? देखिए, जब पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाए, जब पृष्ठ सदिश को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाए, इस तरह से रखा जाए, तो ऐसी स्थिति में आपका पृष्ठ सदिश की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे, और जब ये एक दूसरे के लंबवत होंगे तो cos 90 इक्वल टू 0 अर्थात चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होगा। और यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ले लिया जाए तो फाई इज इक्वल टू -B डॉट ए होता है। सबसे न्यूनतम वैल्यू जो मिलती है चुंबकीय फ्लक्स की, न्यूनतम वैल्यू क्या होगी? -B डॉट ए, जो थीटा के 180 होने पर होती है। अर्थात इस तरह से ये चुंबकीय फ्लक्स भी हमारा पूर्ण होता है। इसके बाद हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ेंगे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, अब हम एक्सप्लेन करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हो, और फैराडे के प्रयोग, इस संबंध में फैराडे के प्रयोगों को समझाते हुए फैराडे के नियम लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम जानते हैं, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी का विपरीत कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए तो क्या उससे धारा उत्पन्न होती है। इसका अध्ययन और मैंने फैराडे महोदय ने किया। सर्वप्रथम ओरेस्टेड, एम्पियर आदि के प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के लंबवत चारों ओर चालक में धारा प्रवाह की लंबवत दिशाओं में, समस्त दिशाओं में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो फैराडे इसी प्रयोग को कर रहे थे कि फैराडे का कहना था कि यदि परिवर्तनशील या धारा के चलने के कारण, धारा आवेश के गतिमान होने के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी धारा उत्पन्न होना चाहिए। इसी प्रयोग का अध्ययन करते हुए उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और उनके परीक्षण दिए। तो फैराडे का प्रयोग तो हम बाद में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यदि कुंडली बंद परिपथ में हो तो कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसकी दिशा उसके उत्पन्न होने की चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के विपरीत दिशा में पाई जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब किसी कुंडली
या किसी बंद परिपथ से संबद्ध या बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उस कुंडली में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह घटना है जिसमें किसी कुंडली या बंद परिपथ या किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर उसके अंदर, कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो उसी समय तक रहता है जब तक कि कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। लेकिन जब परिवर्तन ना होकर, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील ना होकर कांस्टेंट हो जाता है या अचर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसमें किसी प्रकार का कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। और यदि कुंडली बंद परिपथ में है या विद्युत परिपथ बंद परिपथ में हो, तो ऐसी स्थिति में इस उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में एक दिशा विशेष में धारा प्रवाहित होती है, जिसकी दिशा लेंज या फ्लेमिंग के नियम के अनुसार निकाली जा सकती है। और इस धारा की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की विपरीत दिशा में पाई जाती है। और यह तभी तक बनी रहती है जब तक कि क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील होता है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी कुंडली या बंद परिपथ से संबद्ध, किसी कुंडली या बंद परिपथ से संबद्ध या बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उस कुंडली या बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को, उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसी भी कुंडली या परिपथ में उसी समय तक विद्यमान रहती है जब तक कि उस कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तनशील होता है। यदि कुंडली को या परिपथ बंद परिपथ हो या कुंडली या परिपथ को बंद परिपथ की स्थिति में रखा जाए, तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली या बंद परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। एक दिशा विशेष में प्रेरित विद्युत वाहक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसकी दिशा को हम लेंज के नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं। इसकी दिशा, प्रेरित धारा की दिशा सदैव कुंडली से बद्ध या परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के विपरीत दिशा में होती है। यह तभी होता है जबकि कुंडली से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील होता है। इस घटना को नाम दिया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सर्वप्रथम इस घटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का अध्ययन माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था, जो कि ब्रिटेन में प्रोफेसर थे और ऑरेस्टेड एम्पियर के पूर्व वैज्ञानिकों के प्रयोगों के ठीक विपरीत चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। इसके लिए फैराडे महोदय के द्वारा कई एक्सपेरिमेंट किए गए, कई प्रयोग किए गए, और किस आधार पर जो प्रयोग किए गए, उन्होंने क्या क्या किया और उसका व्याख्या क्या है, उन्होंने जो प्रेक्षण लिए, उन प्रेक्षणों से क्या निष्कर्ष निकले और उन प्रेक्षणों की व्याख्या क्या है, उसके संबंध में अब हम बात करते हैं। फैराडे का जो पहला प्रयोग था, फैराडे ने एक स्थिर कुंडली को लेकर, एक स्थिर कुंडली जो कि एक धारामापी से जुड़ी हुई थी, एक स्थिर कुंडली जो कि एक धारामापी से जुड़ी हुई थी, उसकी ओर एक तीव्र शक्तिशाली चुंबक को लेकर उसके उत्तरी ध्रुव को पास ले गए। जैसे ही स्थिर कुंडली के तरफ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को चलाया जाता है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को ले जाया जाता है, तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को ले जाने पर कुंडली के से जुड़े
धारामापी में एक दिशा विशेष में विक्षेप उत्पन्न होता है। फिर उन्होंने कुंडली से, स्थिर कुंडली से चुंबक के शक्तिशाली ध्रुव N को पास लाकर पुनः दूर ले गए। जब उन्होंने देखा कि चुंबक को दूर ले जाया जाता है तब भी कुंडली में विक्षेप, कुंडली के से जुड़े धारामापी के अंदर विक्षेप आता है, लेकिन अब विक्षेप की दिशा विपरीत दिशा में होती है। फिर उन्होंने देखा, तीसरा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। एक्सपेरिमेंट का तीसरा जो उनका ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने देखा कि जब चुंबक को स्थिर कर दिया जाता है या चुंबक को कुंडली के बीच में भी ले जा लिया जाता है तो धारामापी में किसी तरह का कोई विक्षेप नहीं आता है। चौथा, उसके बाद उन्होंने ध्रुवों को परिवर्तित करके देखा कि जब स्थिर कुंडली की तरफ एस ध्रुव को चलाकर ले जाया जाता है तब भी कुंडली में विक्षेप तो आता है, लेकिन कुंडली में विक्षेप उत्तरी ध्रुव की तुलना में, उत्तरी ध्रुव की दिशा की तुलना में ठीक विपरीत दिशा में आता है। अब जो विक्षेप धारामापी के द्वारा दिखाया जाता है वो पूर्व की तुलना में ठीक विपरीत दिशा में होता है। इसी तरह से जब कुंडली से दक्षिणी ध्रुव को, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को दूर ले जाया जाता है तो इसकी दिशा भी नॉर्थ पोल की तुलना में, उत्तरी ध्रुव की तुलना में ठीक विपरीत दिशा में होती है। इस तरह से जो पहला प्रयोग था कि स्थिर कुंडली को स्थिर रखते हुए जब चुंबक चलायमान या स्थिर हो, जब चुंबक शक्तिशाली किसी चुंबक को चलायमान या स्थिर रखा जाए, तो इस तरह से उन्होंने 5 प्रेक्षण लिए और 5 प्रेक्षणों में उन्होंने देखा कि धारामापी से में विक्षेप तभी आता है। पहला भी निष्कर्ष जो निकला कि धारामापी में विक्षेप तभी आता है जब चुंबक को स्थिर कुंडली के सापेक्ष कुंडली की दिशा में या कुंडली की विपरीत दिशा में चलाया जाता है। चाहे उत्तरी ध्रुव को ले जाया जाए या दक्षिणी ध्रुव, दोनों ही स्थितियों में कुंडली में धारा प्रवाहित होती है और कुंडली के धारामापी में विक्षेप दिखाई देता है। लेकिन जब कुंडली को चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखा जाता है या चुंबक को कुंडली के सापेक्ष स्थिर रखा जाता है, भले ही चुंबक को उसके बीच में कुंडली के ले जाकर रखा जाए, इस धारामापी में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इन प्रेक्षणों के आधार पर, इन प्रेक्षणों की व्याख्या की फैराडे ने, कि माइकल फैराडे ने व्याख्या की कि जब कुंडली के उत्तरी ध्रुव को, जब कुंडली के उत्तरी ध्रुव को एक स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जैसे जैसे, तो उसके समीप ले जाने पर कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन होता है। जैसे जैसे हम चुंबक को के उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर ले जाते हैं तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र वीकर से, कमजोर से अधिकतम की ओर बढ़ता है, अर्थात इसमें एक परिवर्तन होता है, न्यूनतम से अधिकतम की ओर जाता है। और कुंडली इस परिवर्तन का, कुंडली अपने अंदर अपने से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में इस परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण कुंडली स्वयं उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करती है और उत्तरी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा। और जब हम इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली की दिशा में ले जाते हैं, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर ले जाते हैं, तो इसको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमारे द्वारा चुंबक को चलाने में जो कार्य किया जाता है वही यांत्रिक कार्य, वही यांत्रिक ऊर्जा कुंडली के अंदर विद्युत ऊर्जा के रूप में, प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में उत्पन्न हो जाती है। वही यांत्रिक ऊर्जा चुंबक के अंदर, कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में उत्पन्न होती है। अर्थात जब कुंडली के समीप चुंबक के उत्तरी ध्रुव को ले जाया जाता है तो जैसे जैसे हम पास जाते हैं तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में तीव्रतम परिवर्तन होता है, या कुंडली के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अर्थात न्यूनतम से चुंबकीय क्षेत्र, न्यूनतम से अधिकतम, कुंडली से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र न्यूनतम से अधिकतम की ओर जाता है, जिसके कारण कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसका कि कुंडली के द्वारा विरोध किया जाता है। इस विरोध के परिणाम स्वरूप
कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यदि कुंडली बंद परिपथ में है तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसकी दिशा चुंबकीय फ्लक्स के में परिवर्तन के विपरीत दिशा में होती है। ठीक इसी तरह से जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या कुंडली से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी आना प्रारंभ हो जाती है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम से न्यूनतम की ओर जाने लगता है, जिसके कारण कुंडली से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिणाम स्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप चूंकि कुंडली उस अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स को बनाए रखना चाहती है और कुंडली अपने में होने वाले इस फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और चूंकि कुंडली बंद परिपथ में है, इस कारण से कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। इसी तरह से जब साउथ पोल को ले जाया जाता है, जब दक्षिणी ध्रुव को, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को किसकी तरफ ले जाया जाता है, कुंडली की ओर ले जाया जाता है, तो कुंडली इसके विरोध के कारण, कुंडली इसका अपने में होने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की वृद्धि या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण कुंडली स्वयं एक दक्षिणी ध्रुव, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगती है और दक्षिणी ध्रुव को प्रतिकर्षित करती है। लेकिन जब हम इस प्रतिकर्षण के बल के विरुद्ध चुंबक को उसके नजदीक ले जाते हैं, तो हमारे द्वारा किया गया यान इस तरह से कुंडली में को उत्तरी ध्रुव को लाया जाए, कुंडली के समीप उत्तरी ध्रुव को लाया जाए या दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के द्वारा उससे होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में होने वाले परिवर्तन का विरोध किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप कुंडली में तीव्रता से बढ़ने वाली या कम होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का कुंडली के द्वारा विरोध किया जाता है, जिसके विरोध में किया गया कार्य यांत्रिक ऊर्जा कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में उत्पन्न हो जाती है। और यदि कुंडली बंद परिपथ में हो तो इसमें प्रेरित धारा परिवर्तन की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो ये पहला निष्कर्ष निकला। दूसरा, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का और एक और पॉइंट था कि जब चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखा जाता है, जब चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रख दें या कुंडली के अंदर, कुंडली के समीप बहुत सारे मैग्नेट या बहुत सारा तीव्र चुंबकीय क्षेत्र को रख दें, तो ऐसा करने पर चुंबकीय क्षेत्र से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो अचर राशि होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके कारण धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता, अर्थात कुंडली के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। अर्थात कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना तभी संभव होती है जबकि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और यह प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक कुंडली में उपस्थित रहता है या विद्यमान रहता है जब तक कि उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निरंतर बना रहता है। जैसे ही यह चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स एक कांस्टेंट या एक अचर राशि हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। कुंडली बंद परिपथ में हो या खुले परिपथ में हो, परिपथ खुले परिपथ में हो, कोई भी परिपथ खुले में हो या बंद में हो, धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल हर स्थिति में उत्पन्न होगा। जो आपका यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, कुंडली से बद्ध या परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, चाहे कुंडली बंद परिपथ में हो या खुले परिपथ में हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन
कुंडली या परिपथ में प्रेरित धारा सिर्फ और सिर्फ तभी प्रवाहित होगी जबकि कुंडली या परिपथ बंद परिपथ में हो। अर्थात प्रेरित धारा के लिए परिपथ बंद होने पर ही प्रेरित धारा प्रवाहित हो सकती है, खुले परिपथ में नहीं। लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल यदि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल निश्चित ही प्रवाह उत्पन्न होगा, भले वह प्रेरित धारा के रूप में प्रवाहित ना हो परिपथ के अनंत प्रतिरोध के कारण, लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना अवश्य होगी यदि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। और परिवर्तन तभी संभव है जबकि दोनों में से कोई एक गतिक अवस्था में हो और एक स्थिर हो, या फिर दोनों अलग अलग गति से, दोनों एक सापेक्षिक गति से गतिमान हो। यदि दोनों समान स्पीड से भी गतिमान है, यदि चुंबक और कुंडली को हम एक समान चाल से गति कराएं तो भी इनके बीच आपेक्षिक गति नहीं होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन एक चर राशि नहीं होगा, एक अचर राशि होगा, जिसके कारण किसी तरह का प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में उत्पन्न नहीं होगा। पहली बात कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल सिर्फ और सिर्फ तभी उत्पन्न होता है जबकि कुंडली से संबद्ध या बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में निरंतर परिवर्तन हो रहा हो, और यह तभी तक विद्यमान रहता है जब तक परिवर्तन होते रहता है। जब परिवर्तन स्थिर हो जाता है, जब परिवर्तन स्थिर हो जाता है, एक अचर राशि हो जाता है, तो इसमें कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। और यह तभी संभव है जबकि दोनों के बीच एक आपेक्षिक गति हो रही हो, या तो कुंडली स्थिर हो चुंबक गतिमान हो, कुंडली स्थिर हो चुंबक गतिमान हो, या चुंबक स्थिर हो कुंडली गतिमान हो, चुंबक स्थिर हो कुंडली गतिमान हो, या दोनों ही गतिमान हो लेकिन दोनों की चाल, दोनों की स्पीड अलग अलग हो, दोनों की स्पीड अलग अलग हो। तो ऐसी स्थिति में भी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक फ्लक्स परिवर्तन पर प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा ही, लेकिन प्रेरित धारा प्रवाहित होने की घटना सिर्फ तभी होगी जबकि कुंडली या परिपथ बंद स्थिति में हो, बंद परिपथ की स्थिति में हो। तो प्रेरित धारा किस पर? परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें धारा प्रवाहित होगी, और खुला है तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल हर स्थिति में उत्पन्न होगा यदि उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा। तो ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट था। सेकंड एक्सपेरिमेंट जो फैराडे महोदय ने किया, उन्होंने क्या किया ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ ए स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल, उसके बाद फैराडे महोदय ने चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर कर दिया और आपके कॉइल को मूविंग कॉइल बना के उसे चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता के साथ अंदर चुंबकीय क्षेत्र के अधिकतम से न्यूनतम से अधिकतम की ओर ले गए और अधिकतम से न्यूनतम की ओर ले गए। जब एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को चलाया जाता है, जब स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को न्यूनतम चुंबकीय क्षेत्र से अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की ओर ले जाया जा रहा हो या अधिकतम से न्यूनतम की ओर ले जाया जा रहा हो, ये देखा गया कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसमें ये धारामापी में विक्षेप दिखाई देता है। अर्थात कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष यदि किसी कुंडली को गतिमान किया जाए तो कुंडली से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना होती है। जबकि यदि कुंडली हमारी बंद परिपथ में है, इसके कारण इसके परिवर्तन के ठीक विपरीत दिशा में इसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। ये फैराडे का दूसरा एक्सपेरिमेंट था। फिर फैराडे ने धारा का प्रयोग किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय वेरिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल। उन्होंने एक बेलनाकार वस्तु ली
और उस बेलनाकार वस्तु पर उन्होंने 2 कॉइल लपेटी। एक कॉइल में सिर्फ गैल्वेनोमीटर जोड़ा, जबकि दूसरी कॉइल को एक सेल और धारा मापी एवं कुंजी से जोड़ दिया। जब उन्होंने कुंजी को प्रेस करके अर्थात स्विच परिपथ को पूर्ण करके जैसे ही धारा प्रवाहित की, जैसे ही यहाँ धारा प्रवाहित की जाती है, द्वितीय कुंडली में धारा मापी में विक्षेप दिखाई देता है। लेकिन कुछ समय के उपरांत पहला उन्होंने देखा कि जैसे ही कुंजी को प्रेस करके, कुंजी को दबाकर परिपथ पूर्ण करते हैं, ठीक उस समय पर द्वितीय कुंडली में विक्षेप दिखाई देता है। उसके बाद कुंडली में विक्षेप 0 हो जाता है। तीसरा, जब कुंडली धारा मापी की सहायता से धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, धारा के मान को बढ़ाया जाता है। जैसे ही धारा के मान में परिवर्तन करके उसे बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाते समय पुनः धारा मापी में, द्वितीय कुंडली के धारा मापी में विक्षेप दिखाई देता है। पुनः जब धारा मापी, धारा माने रियोस्टेट की सहायता से धारा के मान में कमी की जाती है, अधिकतम से धारा को कम की ओर ले जाया जाता है, तब भी देखा गया कि द्वितीय कुंडली के से जुड़े धारा मापी में विक्षेप दिखाई देता है। और यदि इस बेलनाकार वस्तु के स्थान पर नर्म लोहे की क्रोड का उपयोग किया जाए, तो देखा गया कि यहाँ पर विक्षेप की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इस तरह से फैराडे ने देखा कि जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो एक कुंडली में जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं या धारा को के प्रवाह को बंद करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं और स्विच को ऑफ करते हैं, 2 स्थितियों में। पहला, स्विच को ऑन करते समय द्वितीय कुंडली में विक्षेप दिखाई देता है। इसी तरह से स्विच को ऑफ करते समय या कुंजी को तोड़ते परिपथ को ब्रेक करते समय धारा मापी में विक्षेप दिखाई देता है। तीसरा, कब विक्षेप दिखाई देता है? जब धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को बढ़ाया जाता है, तब विक्षेप दिखाई देता है। धारा को बढ़ाते समय विक्षेप दिखाई देता है। इसी तरह से जब धारा को अधिकतम, चौथा, धारा को अधिकतम मान से न्यूनतम मान की ओर ले जाते हैं, तब भी विक्षेप दिखाई देता है, तब भी धारा मापी में विक्षेप दिखाई देता है। अर्थात इस स्थिति में भी द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे ही धारा का मान स्थिर हो जाता है, यहाँ पर कोई विक्षेप दिखाई नहीं देता और द्वितीय कुंडली से किसी प्रकार की प्रेरित धारा प्रवाहित नहीं होती। पांचवा, कि यदि बेलनाकार वस्तु के स्थान पर हम नर्म लोहे की क्रोड ले लें, नर्म लोहे की बेलनाकार वस्तु ले लें, तो इस स्थिति में यहाँ पर जो धारा मापी में विक्षेप दिखाई देता है, उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। इस तरह से एक ही एक्सपेरिमेंट में 5 प्रेक्षण लिए गए। पहला, कि जब जैसे ही परिपथ पूर्ण किया जाता है, द्वितीय कुंडली में विक्षेप दिखाई देता है, अर्थात प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दूसरा, ब्रेक किया जाता है, जैसे ही सर्किट को ब्रेक किया जाता है, परिपथ को तोड़ा जाता है, पुनः धारा प्रवाहित होती, प्रेरित धारा प्रवाहित होती, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तीसरा, धारा नियंत्रक से जब धारा के मान को अधिक किया जाता है, तो धारा के मान को अधिक करते समय प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, अर्थात ईएमएफ उत्पन्न होता है। चौथा, जब कम किया जाता है तब उत्पन्न होता है। पांचवा, लोहे की क्रोड, सॉफ्ट आयरन की क्रोड या नर्म लोहे की क्रोड इस्तेमाल की जाती है, तो धारा का मान प्रवाह सेकेंडरी कुंडली में, द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा का मान ज्यादा तीव्र होता है। उन्होंने व्याख्या की कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा का मान शून्य से बढ़कर, धारा का मान शून्य से बढ़कर अधिकतम की ओर जाता है, जिस मान के लिए जिस विभवान, उस विभवांतर को जो धारा उससे प्रवाहित तो हो सकती है। तो जब शून्य, चूंकि धारा एक साथ प्रवाहित नहीं होती, बल्कि धारा सेकंड के छोटे छोटे हिस्सों में, सेकंड के लाखवें करोड़वें हिस्से में, यूनिट बाय यूनिट, एक टुकड़ों में प्रवाहित होती है, और धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है, इकाई दर इकाई बढ़ता है। तो जिसके कारण धारा का मान जब बढ़ता है, तो शून्य से लेकर एक निश्चित मान तक धारा के मान बढ़ने के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उसी अनुपात में, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र धारा के मान के समानुपाती होता है, तो जैसे जैसे धारा का मान शून्य से अधिकतम की ओर जाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य से अधिकतम की ओर बढ़ता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी
शून्य से अधिकतम की ओर बढ़ती है, जिसके कारण तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। और जब ये तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, यही तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वितीयक कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स के रूप में संबद्ध हो जाता है, द्वितीयक कुंडली से संबद्ध होता है। तो द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और चूंकि कुंडली बंद परिपथ में है तो हमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेप दिखाई देता है। ठीक इसी तरह जब हम परिपथ को अचानक तोड़ देते हैं तो परिपथ को अचानक तोड़ देने पर धारा का अधिकतम मान से धारा शून्य मान की ओर बढ़ती है, धारा का मान 0 हो जाता है, जिसके कारण उससे संबद्ध उसकी धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी अधिकतम से शून्य की ओर जाता है, जिसके कारण धारा के मान में धारा से जुड़े संबद्ध धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान में अधिकतम से न्यूनतम की ओर जाता है। और तीव्र परिवर्तन, यही तीव्र परिवर्तन होता है और यही चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन जब द्वितीयक कुंडली से संबद्ध होता है या बद्ध हो जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और चूंकि द्वितीयक कुंडली बंद परिपथ में है, जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। तीसरा, जब धारा के मान को अधिकतम की धारा नियंत्रक की सहायता से बढ़ाया जाता है तो एक निश्चित मान से धारा अधिकतम मान की ओर जाती है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र अब पुनः स्थिर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है के मान में भी बढ़ोतरी होती है। और एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र से अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र तक जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन द्वितीयक कुंडली से संबद्ध हो जाता है तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। और यही प्रेरित धारा के कारण इस चुंबकीय क्षेत्र में धारामापी में विक्षेप दिखाई देता है। इसी तरह से जब धारामापी की धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में धारा के मान को कम किया जाता है तो अधिकतम मान से कमी होने के कारण धारा के मान में अधिकतम से न्यूनतम की ओर जाने के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी अधिकतम से न्यूनतम जाता है। फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र के मान में तीव्र परिवर्तन होता है और यह तीव्र परिवर्तन जब द्वितीयक कुंडली से बद्ध होता है या संबद्ध होता है तो उसके कारण परिवर्तन कारण द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना होती है। और चूंकि द्वितीयक कुंडली क्या है धारामापी से जुड़ी हुई है, बंद परिपथ में है, इसलिए द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है और धारामापी में हमें विक्षेप दिखाई देता है। पांचवा जो हमने दिया था उन्होंने कहा कि जब क्या कहते हैं बेलनाकार वस्तु के स्थान पर किसी नर्म लोहे की राड या नर्म लोहे की छड़ का उपयोग किया जाता है तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नर्म लोहे में बहुत तीव्रता से संबद्ध होकर द्वितीयक कुंडली तक पहुंचता है। चूंकि जो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है उसको तीव्रता के साथ नर्म लोहा ग्रहण एवं छोड़ने की क्षमता रखता है और जैसे ही इसमें तीव्र परिवर्तन होता है उसे ग्रहण करके ये द्वितीयक कुंडली को तीव्रता से दे देता है और परिणाम स्वरूप द्वितीयक कुंडली में तीव्र चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। उसके कारण तीव्र क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसमें प्रेरित धारा का मान अधिक हो जाता है। तो ये फैराडे के प्रयोग 3 आधारों पर किए गए थे और उनके ऑब्जर्वेशन, उनके जो प्रेक्षण थे और उनकी जो व्याख्या थी उन प्रेक्षणों की, उसको मैंने समझा दिया। अब इसके बाद फैराडे का नियम है तो फैराडे ने इन अपने प्रयोगों के प्रेक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर 2 नियम प्रतिपादित किए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के प्रयोगों के प्रेक्षण और उनकी व्याख्या के संदर्भ में फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से संबंधित 2 अपने निष्कर्षों को 2 नियमों में बद्ध किया। फैराडे का यही प्रयोग आज हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आधुनिक विकास है, तकनीकी विकास है, वास्तव में फैराडे के इस प्रयोग के बाद ही मैंने उत्पादन की स्थिति में आया और कार्य में परिणित हुआ। तो इसने विकास की धुरी को और तेज कर दिया। तो विद्युत चुंबकीय मैंने प्रेरण का जो सिद्धांत है
और फैराडे के जो प्रयोग हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, हमारे विकास की जो धुरी है उसमें बहुत सहायक रहे। अब फैराडे ने 2 नियम क्या दिए, फैराडे के जो 2 नियम थे वो क्या थे वो देख लो। फैराडे का प्रथम नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। फैराडे का जो प्रथम नियम है वो वास्तव में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न, प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना, प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना एवं उसका सिर्फ परिवर्तन के समय तक बने रहना। जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका अस्तित्व तो उसी समय तक रहता है, सिर्फ उसी समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निरंतर बना रहता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यदि कुंडली बंद परिपथ में हो तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है जिसकी दिशा फ्लक्स परिवर्तन के विरोध के कारण उत्पन्न होती है, जिसकी दिशा फ्लक्स परिवर्तन के विरोध, फ्लक्स परिवर्तन के विपरीत दिशा में पाई जाती है। ये फैराडे का प्रथम नियम था कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, फैराडे का प्रथम नियम, जब किसी कुंडली या विद्युत परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली या परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व सिर्फ उसी समय तक रहता है जब तक कि उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तनशील बना रहता है। जब तक कि यह परिवर्तनशील बना रहता है। इसकी यदि कुंडली बंद परिपथ में हो तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में एक दिशा विशेष में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है जिसकी दिशा, प्रेरित धारा की दिशा सदैव फ्लक्स परिवर्तन के विपरीत दिशा में होती है, फ्लक्स परिवर्तन के ठीक विपरीत दिशा में पाई जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यही फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे के द्वितीय नियम में फैराडे ने क्या किया कि इसका संख्यात्मक मान बताने की कोशिश किया। किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान को बताने के लिए फैराडे ने दूसरा अपना नियम दिया कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण, किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान सदैव फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात गणितीय रूप में E प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी, या हम समानुपातिक नियतांक के साथ लिखें तो E इज इक्वल टू के इंटू डी फाई अपॉन E इज इक्वल टू के डी फाई माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पर ऋण चिन्ह जो है, ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा
फ्लक्स परिवर्तन की दिशा के ठीक विपरीत दिशा में होती है। जहां ये क्या प्रदर्शित करता है, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के विपरीत दिशा में होती है। ये एक फेरे से, यदि कुंडली में n फेरे हो, पहले तो हम k का मान ले लें कि एक समानुपातिक नियतांक है जिसका SI सिस्टम में मान k इज इक्वल टू 1 होता है। इस तरह से E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, जबकि CGS सिस्टम में इसका मान k इज इक्वल टू 1 अपॉन सी होता है। k का मान 1 अपॉन सी होता है। ये किसी कुंडली के एक फेरे में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रकट करता है। यदि कुंडली में कुल फेरों की संख्या, यदि कुंडली में कुल फेरों की संख्या n हो, कुंडली में कुल फेरों की संख्या n हो, तो कुंडली से बद्ध कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर माइनस n इंटू डी फाई अपॉन डी टी। कुल प्रेरित विद्युत वाहक संपूर्ण कुंडली से बद्ध कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस n इंटू डी फाई अपॉन डी टी। अब कभी कभी पूछ लेता है कि द्वितीयक नियम को, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीयक नियम को समझाइए एवं उसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें व्यंजक ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि मान लेते हैं कि किसी कुंडली से संबद्ध, मान लेते हैं किसी कुंडली से प्रारंभ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 है, जबकि t समय उपरांत, माना कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्रारंभ में φ1 है, और t समय के उपरांत इसका मान, चुंबकीय फ्लक्स में का मान φ2 हो जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, फ्लक्स परिवर्तन की दर माने समय के सापेक्ष फ्लक्स परिवर्तन की दर हम निकाल लें, बराबर पहले φ1 था, अब φ2 हो गया, φ2 माइनस φ1। अब टाइम कितना है t, पहले कितना था 0, तो φ2 माइनस φ1 अपान 0, φ2 माइनस φ1 अपान t। चूंकि प्रेरित विद्युत फैराडे के द्वितीय नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल E प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो E प्रोपोर्शनल टू माइनस φ2 माइनस φ1 अपान टी, φ2 माइनस φ1 अपान टी, या E इज इक्वल टू माइनस के इंटू φ2 माइनस φ1 अपान टी। चूंकि SI सिस्टम में k इज इक्वल टू 1, तो E इज इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1 अपान टी, फ्लक्स परिवर्तन की दर। यदि मान लें कि डी फाई एक बहुत सूक्ष्म चेंज है मैग्नेटिक फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में dt समय में, यदि बहुत सूक्ष्म समय dt में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, सूक्ष्म चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डी फाई हो, तो जबकि t टेंड्स टू 0, मतलब समय इतना सूक्ष्म हो कि समय 0 के इक्विवेलेंट हो, माने 0 की ओर प्रवृत्त हो रहा हो या अप्रोच कर रहा हो, माने t टेंड्स टू 0, तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। dt समय में कितना फ्लक्स परिवर्तन हो रहा, सूक्ष्म परिवर्तन डी फाई हो रहा, तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यदि कुंडली में कुल फेरों की संख्या n हो, तो E इज इक्वल टू माइनस n इंटू डी फाई अपॉन डी टी। इसके बाद यदि कुंडली में प्रेरित धारा भी पूछ लेता है तो हम बता सकते हैं कुंडली में प्रेरित धारा कितनी हो जाएगी। प्रेरित धारा का मान जो है आपका
वो भी देख लो। तो प्रेरित धारा I इक्वल टू, ओम का नियम क्या कहता है, I इक्वल टू ई अपान आर। यदि कुंडली का प्रतिरोध, यदि कुंडली का प्रतिरोध आर हो, यदि कुंडली का प्रतिरोध आर हो तो I इज इक्वल टू ई अपान आर, और ई का मान कितना है माइनस एन इंटू डी फाइव अपान डी टी होल अपान आर। यह हम लिख सकते हैं प्रेरित धारा I इज इक्वल टू माइनस एन अपान आर इंटू डी फाइव अपान डी टी। प्रेरित धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा का मान उसके कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, फेरों की संख्या डी पाई अपान डी टी या फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर नहीं करता। फ्लक्स परिवर्तन की दर पर कौन निर्भर करता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। इस तरह से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, लेकिन प्रेरित धारा का मान सिर्फ प्रतिरोध पर निर्भर करता है। प्रेरित धारा का मान कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, उसके किस पर नहीं, प्रतिरोध पर नहीं। और प्रेरित विद्युत वाहक बल खुला परिपथ हो या बंद परिपथ, दोनों ही परिपथ में उत्पन्न होता है, लेकिन प्रेरित धारा सिर्फ तभी प्रवाहित होगी जबकि परिपथ बंद हो, या बंद परिपथ की स्थिति में ही प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। और किसी खुले परिपथ में रखी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स परिवर्तन करने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, लेकिन प्रेरित धारा प्रवाहित